स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। मैं हूं आपके साथ रिद्धि। प्रेस वार्ता के जरिए हम आपको उन खबरों से रूबरू कराते हैं जो देश की सुर्खियों से लेकर विदेश की घटनाएं बनी रही, राजनीतिक हलचल से लेकर खेल की बड़ी जीत बनी रही। हर उस क्षेत्र की खबर आपको बताते हैं जिनका सीधा नाता आपसे होता है। प्रेस वार्ता के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि हर खबर को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि आप न केवल सूचित रहें बल्कि उन घटनाओं और बदलावों के प्रति सजग भी रहें। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एडिटर सूरज पाठक जी, उत्तर प्रदेश से लखनऊ ब्यूरो ज्ञानेश वर्मा जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सूरज जी के पास आना चाहूंगी। सूरज जी, आज की अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी हैं? देखिए मैं सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की जो खबर है, क्योंकि वहां पर यूनूस सरकार बनने के बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके बाद में वहां चुनाव की मांग लगातार तेज होती जा रही थी और चुनाव की मांग तेज होते ही यूनूस सरकार ने सेना की शक्ति बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेश में 60 दिनों के लिए सेना ही सरकार होगी और सेना के पास अधिकार ज्यादा हो गए। अरेस्ट करने से लेकर गोली मारने तक का अधिकार सेना को दे दी गई। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर छात्र आंदोलन में फिर 5 अगस्त को पूर्व पीएम शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद गणमान्य बीएनपी सहित विपक्षी दलों द्वारा चुनाव की मांग उठाने के बीच मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सेना की शक्ति में बढ़ा दी है और बताया जा रहा है कि अंतरिम सरकार ने तत्काल प्रभाव से पूरे देश में सेना को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे दी। बांग्लादेश सरकार की अधिसूचना के अनुसार देखा जाए तो सेना के अधिकारी अगले 60 दिनों के लिए पूरे बांग्लादेश में जिला मजिस्ट्रेटों की देखरेख में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य कर सकेंगे और अब 2 माह तक बांग्लादेश में सेना ही सरकार होगी। जिस तरह से देखा जा रहा था कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए तमाम तरह की चीजें हुई, क्योंकि जिन देशों में लोकतंत्र है, लोकतंत्र के आधार पर जनता सरकार चुनती है, उसमें से बांग्लादेश भी एक ऐसा ही देश है। लेकिन यहाँ पर अब सेना के हाथों में सरकार दे दी गई है और सेना यहाँ सब कुछ नियंत्रण करेगी। अब देखना ये बात है कि सेना किस तरह से अराजकता को दूर करती है, जनता की मांगों को पूरा करने की बात, क्योंकि ये सरकार के काम होते हैं। अब सेना इन कामों को कैसा करेगी ये देखना जैसे। तो दूसरी तरफ बात करूं मैं हमारे एक और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो खबर है, क्योंकि रूस ने कहा है कि वह पाकिस्तान को वित्त में शामिल होने में मदद करेगा। रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सेई ओवरशुक ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि ब्रिक्स और एससीओ मित्रवत संगठन है और हमें खुशी कि पाकिस्तान ने इसके लिए आवेदन किया है, क्योंकि ब्रिक्स के प्रमुख देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स में पाकिस्तान को शामिल करने की जो बात रूस ने की है, जिस तरह से वो अपना पक्षधर बना है, देखना है कि वैश्विक स्तर पर इसका क्या असर होगा। दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि 2 माह में 2 बार जानलेवा हमले हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप पर और अमेरिका के राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनकी न्यूयॉर्क में चुनावी रैली के कुछ घंटे पहले एक कार में विस्फोटक मिलने की अफवाह फैलाई गई थी और सोशल मीडिया पर एक रिपोर्टर ने स्थानीय पुलिस के हवाले से बुधवार को रैली स्थल के करीब एक कार में बम होने की खबर साझा की थी। कुछ ही देर में वह वायरल हो गया था। पुलिस ने झूठी खबर फैलाने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। दूसरी तरफ बात करूं मैं राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि देखा जा रहा था कि कल ऐसा भी खबरें लगातार सुर्खी में रही है। एक तरफ तो एक देश एक चुनाव को लेकर के जो बात हो रही थी, क्योंकि कोविंद कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद में अभी क्योंकि उस कमेटी में जो सुझाव दिए गए हैं उन सुझावों मद्देनजर ये बात है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ में होंगे। निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव की जो बात है कि पंचायत चुनाव 100 दिन बाद में, क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट ने एक देश एक चुनाव के लिए गठित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशें जो थी, जो रिपोर्ट थी, उसे मंजूरी दे दी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि एक साथ चुनाव में 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में 100 दिन बाद पंचायत और स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनावों के लिए एक ही वोटर लिस्ट काम ली जाएगी और ये जो सिफारिशें इनको लागू करने के लिए ये विधिवत शीतकालीन सत्र में रखने के सवाल पर जब उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार अपने इसी कार्यकाल में से लागू कराएगी, तो एक देश एक चुनाव के लिए सर्वसम्मति बनाई जाएगी। अगले कुछ महीनों के दौरान सभी पक्षों से बात की जाएगी और एक क्रियान्वयन कमेटी का भी गठन किया जाएगा। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि जिस तरह से हमने देखा था कि समाचारों में लगातार रहा है
फ्रीजर में धमाके हुए थे, हर जगह उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर थी, उसमें हजारों लोगों के घायल होने की खबर थी। तो ये उसके बाद में वॉकी टॉकी से ब्लास्ट हुआ है। वॉकी टॉकी के ब्लास्ट में 14 मौतें हुई हैं, 450 लोग घायल हुए हैं। जी। और लेबनान में लगातार दूसरे दिन धमाके रहे हैं और लेबनान फटा रहा था। इसके बाद बेरूत सहित कई शहरों में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह आतंकियों की वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। इन धमाकों में 14 लोगों की मौत हुई है। फ्रीजर हमले में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए जमा हुए लोगों के वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुए। 3 लोग मौके पर ही उनकी जान चली गई थी। अस्पतालों में घायलों को लाए जाने का सिलसिला देर रात तक लगातार जारी रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि एक तरफ जगह फ्रीजर में धमाके हुए और अब वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ है। तो ये एक नए तरह का बात सामने आ रही है। ये नए तरह का एक साइबर अटैक है और इसी के साइबर अटैक की परिभाषा बदल दी गई है कि साइबर अटैक की जैसे हमने देखा कि फ्रीजर में बैटरी होती है, वॉकी टॉकी में बैटरी होती है, तब ये बैटरी जो उपकरण जिन उपकरणों में बैटरी है दूसरी चीज की वो किसी नेटवर्क से संबंधित है, तो उसमें इस तरह के जो ब्लास्ट हो रहे हैं तो साइबर अटैक की परिभाषा भी बदल दी गई है। और दूसरी एक चीज देखी जा रही है कि जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं तो इसमें हिजबुल्लाह को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। ठीक है। इस पर देखूं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था, राहुल गांधी को बयान देने के बाद पर उनकी बात पर पलटवार करते हुए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सांसद बॉन्डे पर केस हो गया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी की जुबान जला देनी चाहिए। मेरे शिवसेना के विधायक ने भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी जिस पर मामला दर्ज हुआ था और ये राहुल गांधी के बयान को लेकर के सुनने का नाम नहीं ले रही। ठीक है सूरज जी, आपने सही कहा। आपने बांग्लादेश का जिक्र किया कि कैसे अब सेना सत्ता संभालेगी, वहीं आपने पाकिस्तान का जिक्र किया कि ब्रिक्स के लिए उसने आवेदन किया है और भारत की अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिल गई है। राहुल गांधी के बयान लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी कड़ी में मैं आपसे मध्य प्रदेश की खबरें जानना चाहूंगी सूरज जी। सूरज जी से हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। ज्ञानेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तर प्रदेश से ऐसी कौन सी खबरें रही जो सुर्खियां बनी रही? ज्ञानेश जी, आप शायद म्यूट हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी बोलिए। रिद्धि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट बैठक का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित करार दिया। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा है कि एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए राजनीतिक स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यशस्वी नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, अभिनंदनीय है और देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए सुनिश्चितता में यह निर्णय मील का पत्थर साबित। और इस युगांतरकारी निर्णय के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री और उल्लेखनीय है कि देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र यानी नवंबर दिसंबर में संसद में इससे संबंधित विधेयक पेश कर सकते। वहीं रिद्धि में बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गाजियाबाद में अपना संबोधन किया और उस संबोधन में उन्होंने 2 लड़कों की जोड़ी को लौटने का काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि दोनों की जोड़ी अपने अपने परिवार के बारे में सोचा और यूपी में युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। सपा सरकार में माफियाओं का बोलबाला था, सपा की सरकार में अराजकता फैली। इन लोगों ने परिवार के अलावा किसी का कभी भला नहीं किया और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की विकास राह पर है और समाजवादी पार्टी और औरंगजेब की आत्मा आ गई है। उन्होंने कहा कैराना में हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है और पहले और आज गाजियाबाद में बहुत अंतर हो चुका है। पहले गंदगी, अराजकता और गुंडा टैक्स था, लेकिन
आज ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में और गंजेब की माफिया है और सरकार में माफियाओं का बोलबाला था और ये साधु संतों को माफिया कहते हैं। उन्होंने कहा अखिलेश यादव और राहुल गांधी यूपी में लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आए। इन्होंने किसी का हित नहीं किया, सिर्फ लूटा है। और इन लोगों को जब भी जनता ने शक्ति दी है तब इन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया, जैसे भस्मासुर ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं ने के सपनों को पूरा कर रही है और भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के लिए। वहीं यदि मैं बात करना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा लगे हाथ महाराष्ट्र, झारखंड, यूपी उपचुनाव घोषित कर दे और स्पष्ट करें प्रधान से पीएम तक चुनाव एक साथ हो, जहाँ हार जीत की व्यवस्था बनाने के लिए सुविधानुसार है और कहीं चुनाव का निजीकरण तो कहीं होगा। चयनित सरकार गिराई जाएगी तो क्या चुनाव फिर होंगे? लागू करने के लिए संवैधानिक समय होंगे या महिला आरक्षण की तरह उछाला बहस हो जाए। पहले बीजेपी अपने संगठन का चुनाव कराए, अपने चुनाव के बाद देश के चुनाव की बात। वहीं मैं बात करूंगी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती ने, उन्होंने भी एक्स पे लिखा है, मायावती ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया और एक देश एक चुनाव पर मायावती ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है। मायावती इसका उद्देश्य देश जनहित में होना पड़ता है। मैं बात करूंगा कि जो विधानसभा है सचिवालय है, वहाँ पर आए दिन कर्मचारी लेट आते थे, उसको लेकर सचिवालय में अधिकारी कर्मचारियों को बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। बायोमेट्रिक हाजिरी न लगने वाले सचिवालय कर्मी वेतन कटेगा। मानव संपदा जोड़ी जाएगी बायोमेट्रिक और उपस्थिति प्रणाली लेट लतीफ और बायोमेट्रिक हाजिरी न लगाने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया गया है। सचिवालय प्रशासन की जांच में 60% कर्मचारी एब्सेंट मिले हैं, लेट लतीफ मिले और 30% कर्मचारी नहीं लगा रहे थे बायोमेट्रिक। सचिवालय के सभी विभागों को वो आरोपी कर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। वहीं मैं यदि बात करूंगा कि अगली खबर एलडीए से लखनऊ विकास प्राधिकरण से कि उन्होंने बड़ा निर्णय लिया है। भवन निर्माण के बाद भी आप मानचित्र पास करा सकते हैं, क्योंकि पहले से बना निर्माण भी वैध करा सकेंगे लोग, क्योंकि पहले बिल्डिंग बनती थी और उनको सील कर दी जाती थी, खुलवाने में काफी दिक्कत। तो इसके लिए समन मानचित्र को लेकर एलडीए ने आदेश जारी किया और यूपी नगर नियोजन की धारा 32 में स्वीकृत होगा नक्शा। अतिरिक्त निर्माण भी अब नए नक्शे में पास हो सकता है। वहीं बात करूंगा एक ब्यूरोक्रेट्स की कि रिटायर्ड आईएएस अफसर एवं नोडा अथॉरिटी के पूर्व सीईओ रहे मोनेंद्र सिंह के चंडीगढ़ आलीशान कोठी के साथ ही दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, मेरठ और गोवा स्थित ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय पड़ा है और छापों में करीब 1 करोड़ रुपए कैश और 12 करोड़ रुपए के हीरे, 7 करोड़ कीमत के सोने के जेवरात और तमाम संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। मैं बात करूंगी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बहराइच के निवासी सपा प्रमुख अखिलेश से मुलाकात करेंगे और भेड़ियों के हमले में मारे गए लोगों से परिजनों से अखिलेश यादव को मिलेंगे और भेड़ियों के आतंक के चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये पूरा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव करेंगे। ठीक है ज्ञानेश जी, आपने सही कहा। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की ओर आना चाहूंगी। सुनील जी, ऐसी कौन सी खबरें रही जो चर्चा का विषय बनी रही? रिद्धि, आज सुर्खियों में है छत्तीसगढ़ का कवर्धा इलाका। ये राज्य के गृह मंत्री का गृह नगर भी है और उनकी विधानसभा सीट भी है। अपराधों को लेकर सुर्खियों में है कवर्धा विधानसभा और ये जिला। बड़ी घटना सामने आई है। पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत का मामला है। हालांकि ये युवक हत्या का आरोपी था और उसने स्थानीय एक बीजेपी के नेता की हत्या कर दी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। बताया जाता है कि इसी दौरान इसको मिर्गी आई, क्योंकि ये मिर्गी का मरीज था और उसकी कुछ देर बाद मौत हो गई। पुलिस की दलील है कि इसको समुचित मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई थी और इसके साथ कोई टॉर्चर नहीं हुआ, किसी तरह की कोई थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि आरोपी पकड़ा गया। लेकिन उसकी मौत होने का मामला एक राजनीति का केंद्र बन गया है। अभी कवर्धा में काफी राजनीतिक गतिरोध देखा जा रहा है। कांग्रेस की कमेटियां मामले की जांच कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी के एक नेता की हत्या से जुड़ा मामला था और आरोपी भी जो है उसका भी पुलिस रिकॉर्ड बताया जाता है। ठीक है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति तेज है। आज
एक अन्य बड़ी अच्छी खबर है कि राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूजा पाठ भक्ति भाव से अब मुक्त होकर जन समस्याओं को सुलझाने के लिए निकले हैं। आज उन्होंने जन दर्शन का कार्यक्रम अपने निवास पे आयोजित कर रखा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के दर्शक हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें जानकारी देना चाहूंगा कि जो उनकी समस्याएं हैं, कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो कानूनी दांवपेचों के कारण लंबित रहते हैं। कई प्रकरण सरकार से जुड़े हुए होते हैं, राज्य सरकार के फैसलों, नीतिगत फैसलों से जुड़े होते हैं। इसके अलावा स्थानीय समस्याएं होती हैं, उनके हल के लिए मुख्यमंत्री स्वयं मिलते हैं, तो लोग इसका लाभ उठाएं। उनकी शिकायतें, चक्कर नहीं काटना पड़ता सरकारी दफ्तरों के, बिल्कुल। ना कोर्ट कचहरी के, समुचित न्याय मिल जाता है नियमों के तहत। तो आज ऐसा जनदर्शन कार्यक्रम पुनः आयोजित किया गया है। ये प्रति गुरुवार को होता है। तो एक अभी लगातार दो हफ्ते से ये नहीं हो पाया था, तो बड़ी तादाद में लोग जुटते हैं, तो एक रायपुर का ये बड़ा कार्यक्रम होता है। तो आज उसका लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। एक अन्य घटना जो सामने आई है वो आ रही है बस्तर से। यहाँ अभी भी नक्सली ऑपरेशन जारी है और पिछले लगातार 24 घंटे से एसओपी जो है अपनाई जा रही है कि किस तरह नक्सली हथियार डालें और सुरक्षा बल पूरी सुरक्षा और सतर्कता के साथ नक्सलियों की मान तक पहुंचे। तो दर्जन भर ऑपरेशन अलग अलग इलाकों में अंजाम दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है सुनील जी, आपने सही कहा। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। प्रेस वार्ता के जरिए आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानी। ऐसी जानकारी आपके साथ साझा की गई जो आपके लिए और आपके हित के लिए जानना बेहद जरूरी था। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।